हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जियोमेट्री यानी ज्यामिति का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सेशन। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, नींव का पत्थर फाउंडेशन। आज मैं ये मानकर चलता हूं, जैसे देखो 1 मिनट के लिए बात करूं मैं आपसे। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के 29 सेशंस लिए हैं, 29, और हाइट एंड डिस्टेंस के अलग से 5 सेशंस लिए हैं, जो अगर मैं उसके अंदर शामिल करूं तो 34 सेशंस हैं। मुझे लगता है अगर हम एसएससी लेवल को पकड़ लें, सीडीएस लेवल को पकड़ लें, तो हमारा लगभग सब कुछ उसके अंदर से आएगा, उसके बाहर नहीं जा सकता। टाइम तो लगता ही लगता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए 34 सेशंस टोटल लग पाए। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ज्योमेट्री के अंदर उससे कम कोर्स नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री से बड़ा पार्ट है। अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं वाकई में उस तरह से कि हां कुछ भी मिस ना हो, तो फिर हमें बिल्कुल आज 0 लेवल से शुरू करना पड़ेगा। 1 मिनट में आपको शॉर्ट रिकैप कर दूं कहां से चले और कहां तक पहुंचे। हम शुरू करेंगे पॉइंट से, एक सबसे छोटा बिंदु जो दिखाई भी ना दे, उस पॉइंट को जोड़ कर हम लाइन की बात करेंगे, उसे काट कर लाइन सेगमेंट की बात करेंगे। अगर हम एक साइड को फिक्स करें और एक साइड अनंत में जाने दें तो रे की बात करेंगे। रे से हम बात करेंगे एंगल की। अगर हम 3 लाइन को मिलाएं तो ट्रायंगल की, 4 को मिलाएं तो क्वाड्रिलेटरल की, 5 को मिलाएं तो पेंटागन की, 6 को मिलाएं तो हेक्सागन की, 2D के साथ 3D की, और बहुत सारी बातें। ट्रायंगल ऐसा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जरा ढंग से सुनिएगा। केवल ट्रायंगल को बहुत अच्छे से करवाने के लिए कम से कम 6-7 क्लास चाहिए। इन सेंटर क्या है, सरकम सेंटर क्या है, सेंट्रॉइड क्या है, आपको सारी ऑर्थो सेंटर क्या है, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। बहुत सारी थियरम्स हैं जो ट्रायंगल्स की पूछी जाती है। सर्कल को कराने के लिए कम से कम 5-6 सेशंस की जरूरत है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आपको पॉलीगन्स के बारे में सब कुछ बताने के लिए कम से कम 3-4 सेशंस चाहिए, और बहुत सारी बातें जो हम इससे रिलेटेड आगे तक लेकर जाएंगे। टाइम तो लगेगा, टाइम की आप चिंता मत कीजिएगा, लेकिन आप इसको अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। मैं आज का जो सेशन है, आज के सेशन में आपको स्टार्टिंग में सारी चीजें बता रहा हूं, और मैं 0 से शुरू कर रहा हूं, ऐसा मानकर कि आपने कभी भी ज्योमेट्री नहीं पढ़ी। अगर आप वाकई में थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो मेरे कहने से आप इसको एक बार छोड़ दीजिए। आज के सेशन में मैं 4 चीज कवर करूंगा, वो 4 चीजें इसका फाउंडेशन बनाएंगी। पहली चीज, मैं आपको ये बेसिक जो डेफिनेशंस हैं, बेसिक चीजें हैं, वो सारी बताने की कोशिश करूंगा। पॉइंट से लेकर, लाइन से लेकर, रे से लेकर लाइन सेगमेंट, इन सब के बारे में आपको जानकारी दूंगा। ऐसी जानकारी भी दूंगा उन प्रश्नों के साथ जो आपसे कभी ना कभी एसएससी और बाकी एग्जाम्स में पूछे गए, जैसे एंगल का निर्माण लाइन से नहीं रे से किया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। छोटी सी बात है, कई बार क्या होता है, हम छोटी चीजों को नजरअंदाज कर जाते हैं और एग्जाम में वहीं से सवाल आ जाता है, तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। पहला पार्ट हम ये करेंगे आज। दूसरा पार्ट हम करेंगे एंगल्स की सारी जानकारी लेंगे। हम हर तरह के एंगल को, एक्यूट एंगल से लेकर के और बिल्कुल पॉइंट एंगल तक या कंप्लीट एंगल तक पूरी बातचीत करेंगे इनके बारे में। तीसरे में मैं आपसे बात करूंगा, क्या बात करूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ऑल्टरनेट, वर्टिकली अपोजिट, इन सब को लेकर के हम थोड़ी बारीकी से बातचीत करेंगे। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहेगा, मैं आपको 2 पैरेलल लाइंस के साथ और नॉन पैरेलल लाइंस के साथ एक ट्रांसवर्सल बनाकर, एक प्रतिच्छेदी रेखा बनाकर, जितना भी मैंने आपको ट्रायंगल्स के बारे में आज सिखाया होगा उस सबको एक साथ अप्लाई करके बताऊंगा कि वहीं पर आपको कोरेस्पोंडिंग एंगल्स कैसे दिख रहा है, ऑल्टरनेट कैसे दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट कैसे दिख रहा है, इंटीरियर कैसे दिख रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे दिख रहा है, और बाकी सारी बातें भी। क्योंकि मैंने तो अभी शुरू नहीं किया ना, तो अभी अपन ज्यादा बात नहीं, चलो काम को शुरू करें। तो प्लीज आप इस सेशन को बनाए रखिए, और मैं आपसे कहूंगा जो स्टूडेंट्स नए हैं, आप पुराने सेशंस देखिए। जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में 265 क्वेश्चंस खुद कराए अपने हाथ से, 265 क्वेश्चंस। मैंने हाइट एंड डिस्टेंस में 52 क्वेश्चंस कराए हैं, और ज्योमेट्री में करीब करीब मैंने
300 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किए हुए हैं जो मुझे क्लासेस में कराने, जिसमें मुझे लगता है कि इतना मैं करा दूं तो उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। चलिए काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि ये जो हमारी शुरुआत है ज्योमेट्री की, इसका पहला पार्ट है ये। इस पहले पार्ट की शुरुआत कर रहे हैं हम इस पॉइंट से। इस पॉइंट के बारे में बात करूं तो जरा ध्यान दीजिएगा सारे के सारे लोग। ये जो आपको येलो कलर में शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं बड़ा बनाता हूं तो शायद आपको दिखने लगा होगा। और अगर मैं बात करूं थोड़ा ये ग्रीन कलर में और बड़ा बनाता हूं तो आपको दिखने लगा होगा। बताइए है कि नहीं? तो ये पॉइंट है। ये क्या है बताइए? पॉइंट। शुरुआत पॉइंट से होती है। पॉइंट क्या होता है भाई? पॉइंट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? स्टैंडर्ड डेफिनेशन इतनी सी है कि जिसकी अगर मैं बात करूं लंबाई, जिसकी लंबाई जो है लेंथ, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, और मैं बात करूं हाइट यानी कि ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मेजर नहीं किया जा सकता, को मेजर नहीं किया जा सकता। केवल और केवल आपको 5 बातें ध्यान रखनी है, उसके ऊपर पॉइंट होता ही नहीं है। पहली लंबाई, दूसरी चौड़ाई, तीसरी आप मोटाई कह लो, ऊंचाई कह लो, गहराई कह लो, कुछ ही कह लो, आप उसको हम माप नहीं सकते। माप नहीं सकते इसका मतलब क्या हुआ? कि वो है ही नहीं। अब जरा एक छोटी सी बात जरा ध्यान दीजिएगा। चौथी बात क्या है? रेडियस। रेडियस उसकी कितनी होती है बताइए? 0। और डायमीटर, अगर मैं बात करूं व्यास, भाई रेडियस का डबल कर दो। अगर मैं बात करूं डायमीटर, तो डायमीटर भी कितना होता बताइए? 0। यानी कि इस बिंदु का ना कोई रेडियस होता ना कोई डायमीटर होता। मैं आपको एक बात बताता हूं, बिल्कुल अगर हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हम एग्जामिनर को और गणित को चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम घर की तरह बात करेंगे तो कुछ बातें हम यथार्थ में कर सकते हैं। अगर कोई भी आकृति बनी है, चाहे वो इतनी छोटी है कि जो हमारी इन आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर वो सर्कल है, अगर वो सर्कल है, क्योंकि बिंदु एक सर्कल ही तो है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर वो सर्कल है तो कायदे से उसकी रेडियस होनी चाहिए, और रेडियस होनी चाहिए तो डायमीटर भी होना तो चाहिए कायदे से। बताइए है कि नहीं? लेकिन वो इतना बारीक है, आप ये मान लीजिएगा इस पॉइंट को हम खत्म कर देते हैं, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को नहीं मापा जा सकता, जिसकी रेडियस भी नहीं होती, जिसकी डायमीटर भी नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं बताइए? पॉइंट कहते हैं। अब अगली बात करते हैं, लाइन की बात करते हैं। दूसरा नंबर है लाइन का। लाइन मैं कहानी की तरह चलाऊंगा, बिल्कुल स्टोरी की तरह। अभी पॉइंट आया था ना, अब लाइन पॉइंट से ही आएगी। अगर मैं इस पॉइंट को, जो बहुत छोटे 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 डॉट हैं, इसको मैं बहुत आगे तक लेके जाऊं, अनंत तक लेकर जाऊं, और इसको आगे तक ले जाने का मतलब है इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, तो उसे मैं कहूंगा लाइन। क्या कहूंगा बताइए? लाइन। और लाइन का मतलब क्या है जरा देखिएगा। लाइन का मतलब है, एक तो बात यह समझ में आती है कि लाइन में केवल लंबाई है, मोटाई नहीं है। जरा एक छोटा सा फेवर आप लोग ले सकते हैं क्या, कि भाई देखो हर चीज अपन लिखेंगे ना बोर्ड पर तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने थोड़ी मेहनत कर रखी है और बहुत सारी चीजें ऑलरेडी तैयार कर रखी है, ताकि ये चीजें मेरे को भी ना लिखनी पड़े, क्योंकि ये तो छोटे छोटे पॉइंट है, आगे बड़ी बड़ी चीजें आएंगी। तो मैंने ऑलरेडी ये पीपीटी बना रखी है ताकि आपका समय बचे। आप मेरे को कितनी बार भी सुन सकते हो, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। तो आप, मैं ये प्रयास करूंगा, लिखूंगा कम, बोलूंगा सारी बातें, तो जिसको आप बार बार सुनकर लिख सकते हो। जरा देखो इस लाइन की बात करें तो क्या होगी भाई? लाइन में क्या है कि इसकी विड्थ नहीं होती। अगर मैं बात करूं, मोटाई जो है वो नहीं होती, मोटाई नहीं होती, केवल लंबाई। अगर मैं केवल बात करूं, केवल और केवल क्या होती है बताइए? लंबाई होती है। और लाइन की एक खास बात क्या है बताइए? नो स्टार्ट पॉइंट, नो स्टार्ट पॉइंट, और साथ ही साथ नो एंड पॉइंट। ध्यान दीजिएगा सारे के सारे लोग, मैंने आपको केवल 4 बातें बोली। पहली मैंने बोली इसकी मोटाई, अच्छा क्या वाकई में मोटाई नहीं होती होगी क्या? अरे होती तो होगी ना, लेकिन वो स्टैंडर्ड्स में काउंट नहीं की गई। ऐसा माना जाता है कि ऐसा मोटाई नहीं होती, होती तो है, चाहे नाक के बराबर हो। लंबाई कितनी भी हो सकती है, अनंत से
अनंत तक जा सकती है, अनंत से आ सकती है, तो लाइन क्या है जिसका ना कोई स्टार्ट पॉइंट है और ना कोई उसका एंड पॉइंट है? इसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं, लाइन कहते हैं। इस लाइन से ही हम आगे अगर बढ़े तो लाइन के बारे में पहले हम देख लेते हैं। हमारे पास मेनली 4 तरह की लाइन है और उन चारों लाइंस की बात करते हैं। फिर मैं लाइन सेगमेंट की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? लाइन सेगमेंट की। एक बार जरा देखिएगा, मैं पैरेलल लाइंस बताता हूं आपको, परपेंडिकुलर लाइंस बताता हूं, इंटरसेक्टिंग बताता हूं, कॉन्करेंट बताता हूं, फिर लाइन सेगमेंट। एक बार लाइन सेगमेंट में पहले ले लेता हूं, कोई बात नहीं, जरा ध्यान दीजिएगा। लाइन सेगमेंट क्या है? ये जो अभी आपने लाइन बनाई थी, ये अभी जो आपने लाइन बनाई थी, जरा ढंग से देख लीजिएगा, अभी जो आपने लाइन बनाई थी उसमें क्या था? उसमें स्टार्ट और एंड फिक्स्ड नहीं था। ढंग से सुना मेरी बात को, मैं वो चारों तरह की लाइंस अभी बताता हूं आपको, 1 मिनट रुकिए। अगर मैं बात करूं आपको, उसमें स्टार्ट और एंड फिक्स नहीं था। अगर मैं इसी में से ऐसा कुछ बना दूं, बहुत ढंग से सुनिएगा, देखो ये एरो बना हुआ है जबकि ये पॉइंट बना हुआ है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर क्या है? स्टार्ट पॉइंट और साथ में क्या बताइए? एंड पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट आर क्या है बताइए? फिक्स्ड। दोनों की दोनों फिक्स्ड हैं। ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, वो भी ए और बी है, लेकिन उसमें ए और बी का कोई अता पता नहीं था, कहां से चालू हुआ, कहां पर समाप्त हुआ। बट अगर वो फिक्स्ड हो जाए, कौन फिक्स्ड हो जाए? स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों फिक्स्ड हो जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। जैसे मान लीजिए यहां मैंने लिख दिया 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है। एक्चुअल में हमारे जो एग्जाम्स हैं उनमें लाइन शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है, लाइन सेगमेंट अपन को ऐसा शब्द देखने को नहीं मिलता, लाइन ही मिलता है। लेकिन अपन को अगर कभी बारीकी में जाएं और दोनों एक साथ पूछ ले कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपको पता सब कुछ होना चाहिए। देखो एक अच्छा स्टूडेंट वही है जिसको पता सब कुछ होता हो। तो मैंने क्या कहा? पॉइंट को मिलाकर क्या बनाया आपने? लाइन। लाइन में क्या बात थी? कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं, कोई एंड पॉइंट नहीं। उसी में अगर फिक्स कर दूं स्टार्ट और एंड, तो क्या बन जाएगा? लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट से एक चीज में रख लूं और एक हटा दूं तो वो रे बनता है। जरा आगे देखिएगा एक बार, रे यानी कि किरण। देखो जरा ध्यान से, देखो ढंग से समझना मेरी बात को। ये मैंने क्या बनाया था? पॉइंट बनाया था। अब जरा देखिए, ये मैंने क्या बनाया था? ये मैंने बनाया था लाइन। ये मैंने क्या बनाया था? लाइन बनाया था, बताया था कि नहीं? और ये जो है, ये मैंने क्या बनाया था? ये मैंने बनाया था लाइन सेगमेंट। ये मैंने क्या बनाया था? लाइन सेगमेंट। अब मैंने क्या कहा? लाइन सेगमेंट से आगे जाऊंगा मैं, तो इसका क्या करता हूं मैं? स्टार्ट पॉइंट तो रख लेता हूं, स्टार्ट पॉइंट तो रख लेता हूं, एंड पॉइंट को नहीं करता हूं। ये एरो जो है, ढंग से सुन लीजिएगा, ये एरो वो दिखाते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है, कितना भी आगे जा सकता है। ये जो पॉइंट है वो दिखा रहे हैं कि साहब फिक्स्ड है। अब यहां पर क्या है? नीचे एक तो पॉइंट बना दिया, एक एरो बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ? ये रे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो स्टार्ट पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट है, वो तो क्या है बताइए? फिक्स्ड है। वो तो क्या है बताइए? फिक्स्ड है। लेकिन जो एंड पॉइंट है, जो एंड पॉइंट है, वो जो है वो फिक्स्ड नहीं है, वो कितना भी आगे जा सकता है। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे? तो ये चारों चीजें आपके सामने मौजूद हैं। ये सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट को मिलाकर लाइन बनी, लाइन को जब हमने उसकी लेंथ को फिक्स कर दिया तो लाइन सेगमेंट बना। स्टार्ट, इसमें दोनों फिक्स नहीं है, स्टार्ट और एंड इसमें दोनों फिक्स्ड है। इसमें एक स्टार्ट तो पता है, एंड पता नहीं है, तो रे की बात करेंगे हम। तो ये चारों की बात है। अब एंगल्स में इसका काम होता है ज्यादा, बट एक बार वो अपन पुराना पिछला वाला कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार यहां पर देखिए, अपने लाइन के बाद में 4 तरह की लाइंस जो हैं, जो हमारे काम में आती हैं। हमारे को एग्जाम में 4 तरह की लाइंस ज्यादा काम आती हैं। तो एक बार हम चारों तरह की लाइंस को फटाफट 2 मिनट लगेंगे देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। पहली बात है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की बात करूं मैं अगर आपसे, तो पैरेलल लाइंस ये जरा देखिएगा बोर्ड पर। पैरेलल लाइंस के बारे में अगर हम बात करें तो केवल हमारे को 2 पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए, केवल और केवल 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो क्या रखनी चाहिए जरा देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं, ये पैरेलल लाइन है, पहली ए बी और दूसरी लाइन है सी डी।
अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, ये पैरेलल लाइन है, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि इन दोनों के बीच में हमेशा इक्वी डिस्टेंस होगा, यानी कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर रहेगा, है ना। तो मैं क्या कहूंगा, डिस्टेंस बिटवीन देम मस्ट ऑलवेज बी सेम। हमेशा इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है आप यहां नापेंगे, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि दोनों लाइंस जो पैरेलल लाइंस होती है उनके बीच का। आप में से कुछ को लग सकता है सर आप कैसी चीजें पढ़ा रहे हो, बहुत छोटी छोटी चीजें, ये तो हमें आती हैं। अभी आप आगे देखिएगा तो सही कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, और जो आता है वो आपको किस तरह से आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, मैंने इसीलिए जानबूझकर इसका जो फर्स्ट स्टार्ट किया पीपीटी उसमें लिखा नींव का पत्थर, और नींव का पत्थर बहुत नीचे से शुरू होता है, वहीं से काम शुरू होता है। तो मैं तो कुछ छोड़ना ही नहीं चाहता। मैंने जैसे ट्रिग्नोमेट्री कराया तो मेरे को लगता है उससे बाहर कुछ नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है। मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के 52 क्वेश्चन सिलेक्शन करके लिए सारे, तो मुझे लगता है इससे ऊपर हाइट एंड डिस्टेंस नहीं बनता साहब। तो मैं जब ज्योमेट्री करा दूं तो मुझे लगना चाहिए कि इसके बाहर कुछ नहीं आता। आपकी थोड़ी ड्यूटी बनती है मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, आप लाइक भी करें, कमेंट करो ना, हर स्टूडेंट कमेंट करो, बताओ, आपको मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूं, और जो क्वेश्चंस पूछूं उनके जवाब दो, और इसको आप शेयर भी करेंगे। जब तक फैमिली बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करेगी, देखिए चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, मोटिवेशन हमेशा जरूरी होता है, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो। मोटिवेशन अगर होता है तो काम करने का जोश बढ़ जाता है। जरा देखिएगा इधर, पहली बात तो यह है कि डिस्टेंस बिटवीन देम मस्ट ऑलवेज बी सेम, पहली बात। दूसरी चीज जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरी चीज क्या है, ये दोनों जो पैरेलल लाइंस है ये कभी भी नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलती। दे डू नॉट हैव एनी इंटरसेक्टिंग पॉइंट। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल इस तरह से जैसे ट्रेन की दो पटरी होती है, वो हमेशा अनंत तक चलती है, मिलती कभी नहीं है। लेकिन ट्रेन की दोनों पटरियों के बीच में गैप, भाई जिस पर ट्रेन चल रही है तो ट्रेन दोनों बाजू में रहती है ना, तो बीच का गैप अगर कम ज्यादा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो गैप तो बराबर रहता है, लेकिन वो कभी भी मिल नहीं सकती, ना कम हो सकती ना ज्यादा हो सकती। तो दो ऐसी लाइंस जिनके बीच में अंतर हमेशा बराबर रहता हो और दोनों लाइंस कभी भी नहीं मिलती हो, अनंत में भी ना मिलती हो, तो उसे पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तीसरी बात भी सुन लीजिएगा इसके बारे में, ये दोनों लाइंस एक प्लेन पर होनी चाहिए। प्लेन का डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, डॉट 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 बहुत सारे हम मिला ले तो एक प्लेन है। सिंगल 1D की आकृति बता रहा हूं, जैसे सिर्फ अपन जमीन की बात करें तो ये प्लेन है, तो एक सरफेस इधर एक दीवार, ये दो नहीं ले सकते आप, एक ही लोगे सरफेस तो वो प्लेन कहलाएगा। बहुत सारे डॉट डॉट डॉट, प्लेन का मतलब क्या होता है मैं अभी बता दूंगा। वैसे तो लंबाई होगी उसकी, चौड़ाई भी होगी उसकी, लेकिन मोटाई नहीं होगी कायदे से। लेकिन आप जानते हैं चाहे कितना भी छोटा पेपर क्यों ना लो आप, कितना भी महीन से महीन, कुछ मोटाई तो होती है, लेकिन डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होता है। ये तो पैरेलल लाइंस की बात होगी। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। जरा देखिएगा, मैं एक फिगर बनाता हूं और आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं कहूं आपको AO और BO, तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दो लाइंस जो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें। क्या कह सकता हूं मैं, दो लाइंस जो 90 डिग्री पर क्या करें भाई, इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को काटें 90 डिग्री पर, है कि नहीं, परपेंडिकुलर। यहां अगर हम बात करें तो ये AO और BO जो है वो दोनों कैसी लाइंस कहलाएंगी, परपेंडिकुलर। आप जानते ही हैं लंब, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लंबवत रेखाएं, है या नहीं। बात को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान सा काम है। तीसरा इंटरसेक्टिंग लाइंस, जरा ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस अंतर विरोधी रेखाएं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी हैं, मैं क्या बोलूंगा इसको, कि दो स्ट्रेट लाइंस, दो सीधी रेखाएं जो एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट आप इसको नाम दे सकते हो, क्योंकि कई बार एग्जाम में आया
जैसे मान लीजिए ये रेखा है ए बी और ये रेखा है सी डी और इस पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती है। दो स्ट्रेट लाइंस जो एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, एक दूसरे को क्या करे बताइए, इंटरसेक्ट करे। ऐसा करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ध्यान दीजिएगा ये जो ओ नाम का है पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये जो ओ है ओ, इस ओ को क्या कहते हैं ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ओ को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैं बात करूं, यहां पर प्रतिच्छेदन हो रहा है, एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। चौथी और अंतिम लाइंस की बात करते हैं कॉनकरेंट लाइंस, समवर्ती रेखाएं। तो यहां पर क्या होगा, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाना है। इंटरसेक्टिंग में क्या था, दो स्ट्रेट लाइंस थी। जब दो की बात होती है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कह देते हैं, और जब दो से ज्यादा की बात होती है तो कॉनकरेंट लाइंस कह लेते हैं। कैसे, जरा देखिएगा जरा बोर्ड पर ध्यान से। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है, पांचवी छठी भी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा ये लाइंस हैं बहुत सारी। तो मैं क्या कहूं, मोर देन टू लाइंस इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? जैसा मैंने आपसे निवेदन किया क्या कि मैं बोलूंगा ज्यादा लिखूंगा कम, तो आप मेरी बातों को सुन सुनकर वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूं, आप पूरा ज्योमेट्री के सेशंस लीजिएगा। मैं नहीं समझता कि ज्योमेट्री के सेशंस कुछ भी कर लूं मैं 28-30 से कम होने वाले हैं। ये तो मिनिमम कैलकुलेशन में जा रहा है। अगर मैं अंदाजन 1 घंटा रोजाना क्लास लेता हूं तो कम से कम 28, 30, 32 से कम में तो पार पड़ने वाली है नहीं, कम से कम है ये तो। और ज्यादा भी जा सकते हैं 5-7 तक, क्योंकि अपन कोई कटौती तो करेंगे नहीं कंटेंट के अंदर। 300, 350 क्वेश्चंस लेने, और 2017, 18, 19 में आया कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। चाहे वो सीडीएस का हो, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल का हो, प्री का हो, मेंस का हो। सीजीएल मेंस में आप देखिए तो सही, 100 में से जो प्रश्न आ रहे हैं, कभी 10, कभी 12, कभी 15 तक भी आ रहे। तो 100 में से अगर 10-12 भी मान लूं तो कितनी ज्यादा बड़ी बात है। प्री में जो 25 क्वेश्चन है, उस 25 में से मैं देख लेता हूं कभी 2, 3, 4 तक, 2 से लेकर 4 तक आपका केवल ज्योमेट्री का पार्ट आता है, और मेंस में तो बहुत ज्यादा आता है। इसलिए आप इसको हल्के में ले ही नहीं सकते। सीडीएस में बहुत मेजर पोर्शन आपसे यहां पूछा था, 15 क्वेश्चन तक भी, और बाकी सब एग्जाम्स में भी। ज्योमेट्री एडवांस मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जिसमें से आते हैं वो पार्ट है, तो आप इसको हल्के में ले ही नहीं सकते। तो मैंने क्या कहा, मोर देन 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट। 2 से ज्यादा रेखाएं जब एक ही बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो लाइंस क्या कहलाती है, कॉनकरेंट लाइंस कहलाती है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। लाइन सेगमेंट मैंने आपको बता ही दिया था, रे मैंने आपको बता ही दिया था। अब हम चलते हैं प्लेन के बारे में। प्लेन क्या है? अगर मैं प्लेन की बात करूं तो जरा सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर मैं देखूं वैसे डेफिनेशन के हिसाब से तो बहुत सारे डॉट 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 यानी कि पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं तो एक प्लेन तैयार होता है। तो यहां बात करते हैं प्लेन के बारे में। तो प्लेन में क्या होता है भाई, लंबाई है, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई भी है, लेकिन हाइट की बात कर लो, विड्थ की बात कर लो, ऊंचाई या मोटाई की बात कर लो तो नहीं है। तो ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई तो है लेकिन मोटाई नहीं है तो मापी नहीं जा सकती, तो उस आकृति को हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, प्लेन कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम आगे बात करें जरा, अब ये जो दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है, ये पहला पार्ट हमने खत्म किया। मैंने कहा आज मैं आपको 4 पार्ट कराने वाला हूं। तो पहला पार्ट हमने किया, आपको पॉइंट बताया, पॉइंट को मिला मिलाकर लाइन बनाई, लाइन को काटकर लाइन सेगमेंट बनाया, और उसमें एक पार्ट फिक्स किया और एक को अनंत में ले गए तो रे बनाया। रे से हम एंगल्स बनाने की बात कर रहेंगे, लाइंस कैसी कैसी होती है वो सारा मैंने आपको बताया। एक छोटी सी बात और कर लेते इसी के सामने। ये तो प्लेन है, ये प्लेन है, आपको 2D आकृति दिख रही है। अगर इसी प्लेन में अगर मैं कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करूं, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर मैं ऐसा बनाने की कोशिश करूं तो अब आपको यही आकृति 3D नजर आने लगी होगी। बताइए है कि नहीं? चूंकि ये बोर्ड तो 2D है तो आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, बट ये 3D नजर आ रहा है। तो हम चलेंगे आगे तक
एक एक चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। बेसिक्स टू की बात करें तो एंगल्स की बात करते हैं। एंगल्स की शुरुआत करते हैं। एंगल्स की अगर हम शुरुआत करें, एंगल क्या है? देखिए, अगर कोई भी दो किरणों को, अभी रे का मैंने डेफिनेशन क्या बताया था? स्टार्टिंग पॉइंट तो कॉमन है, स्टार्टिंग पॉइंट तो कॉमन है, एंड पॉइंट कॉमन नहीं है कोई भी। जैसे देखिए जरा, यहां पर से मैं ये बात करूं, ये ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करूं, इसको मैं ओ बात करूं, ये ओ ए है, ये ओ बी है, ओ ए, ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है। तो ये जो बात करूं मैं, ये जो एंगल बना, ये किससे बना? दो रेज, टू रेज, यानी कि दो ऐसी किरणें जिनका जो है स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो बताइए? कॉमन हो। तो वो मिलकर क्या बनाती हैं? वो मिलकर जो बनाती हैं उसे एंगल बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो पहली रे का नाम क्या है? ओ ए, दूसरी रे का नाम क्या है? ओ बी, और दोनों ने मिलकर जो बनाया ये थीटा, वो एंगल बनाया है। उम्मीद है बात को समझ पा रहे हैं, छोटी सी बात है। अब ये छोटी छोटी बातें पहली क्लास में ही तो हो सकती है, ये 15वीं क्लास में थोड़ी होगी। तो पहली क्लास में अपन अब क्या करते हैं, 6 तरह के एंगल्स फटाफट देख लेते हैं, केवल और केवल 3-4 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट कर लेते हैं एंगल्स को, फिर आगे चलते हैं। जरा देखिए, सबसे पहले एक्यूट एंगल की बात करेंगे। न्यून कोण, अगर हम न्यून कोण की बात करें तो सारे के सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये अगर मैं बात करूं, ये आपको इसको ओ नाम रखो, ए रखो, बी रखो, ए ओ बी, ये जो थीटा है, थीटा, ये थीटा क्या है भाई? ये जो थीटा है वो 90 डिग्री से क्या है बताइए? कम है। वो 90 डिग्री से क्या है बताइए? कम है। लेकिन यही थीटा जो है वो 0 डिग्री से ज्यादा है, यानी कि 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, ऐसा कोई भी कोण जो कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। मैं जानता हूं कि 90% बच्चे इस बात को जानते हैं, इसीलिए मैंने भी कहा कि 2-3 मिनट में इस बात को अपन खत्म करके आगे बढ़ते हैं, अच्छी जगहों पर, अच्छे पॉइंट्स पर। लेकिन फिर भी क्या होता है कि मैं तो ये मानकर चलता हूं ना कि आपको कुछ भी नहीं आता। कल को मान लो किसी बच्चे को ये नहीं पता, तो वो तो मिस कर देगा ना। तो कोई बात नहीं, जिनको पता है वो 2 मिनट सुन सकते हैं मेरी बात को। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज्यादा है। 0 डिग्री तो हो नहीं सकता, है कि नहीं? और 0 डिग्री के बारे में हमने ऑलरेडी कई बार बातचीत की है, हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर, अपन बात करें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। चलिए अभी तो अपन यहां पर बात करते हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। अगर मैं दूसरी बात करूं, राइट एंगल, यानी कि समकोण। देखो मैंने भी तो लिखा आपके समय बचाने के लिए। राइट एंगल का मतलब क्या है? वहां पर हम क्या कर रहे थे? वहां पर हम बात कर रहे थे 0 से ज्यादा और 90 से कम। अब हम 90 की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, ये ए है, ये ओ है, ये बी है, यहां पर ये जो एंगल है थीटा, इस बार ये थीटा जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ना 90 डिग्री से कम, ना 90 डिग्री से ज्यादा, एग्जैक्ट 90 डिग्री, उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसके बारे में मैंने आपसे 10 सेशंस में बातचीत की, क्योंकि हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री कहीं पे डिपेंड करती है? एक राइट एंगल ट्रायंगल पर। बताइए करती है कि नहीं करती? हमारा हाइट एंड डिस्टेंस में हम हर बात राइट एंगल पर ही तो करते हैं। बताइए करते हैं कि नहीं करते? कितना सारा हमने सेशंस लिए हैं, 29 ट्रिग्नोमेट्री में, 5 आपके हाइट एंड डिस्टेंस में, आपको सब पता लग गया होगा। तो ये हमारा राइट एंगल है। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 0 से ज्यादा, 90 से कम, एक्यूट एंगल, ठीक है? न्यून कोण 90 बिल्कुल फिक्स कर दो, तो वो क्या बोला अपन ने? राइट एंगल, समकोण। अब क्या हो रहा है? ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो 90 तो फिक्स हो गया। अब 90 से ज्यादा, 180 से कम, 90 से ज्यादा और 180 से कम, तो ये जो एंगल कहलाएगा हमारे पास, ये जो एंगल कहलाएगा हमारे पास, ये कौन सा एंगल कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या हो गया कि भाई आपका जो 90 डिग्री, 90 डिग्री है, इससे तो ज्यादा होना चाहिए, 90 डिग्री से तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यही 180 डिग्री से कम होना चाहिए। 90 डिग्री नहीं चलेगा, 180 भी नहीं चलेगा, क्योंकि 90 अगर हो गया तो वो हो जाएगा राइट एंगल, और 180 अगर हो गया तो वो स्ट्रेट लाइन एंगल हो जाएगा। तो वो दोनों ही नहीं चलेंगे, 90 से ऊपर होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि अधिक कोण। अगर मैं बात करूं आपसे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोलते हैं, इसे हिंदी में रुजु कोण भी कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन पर बनाना है आपको।
अगर मैं यहां इस डॉट की बात करता हूं तो यहां से चला और घूमकर आ गया तो मैं लाइन से चला था, लाइन पर ही खत्म हो गया। और एक लाइन पर जो पूरा मिलाकर एंगल बनता है इसको हम जोड़ेंगे, अभी बात करेंगे बाद में सप्लीमेंट्री के बारे में, अभी सप्लीमेंट्री नहीं छेड़ते, अभी केवल स्ट्रेट लाइन एंगल की बात करते हैं। तो ये 180 बनेगा। यही नहीं, अगर मैं यहां बनाऊंगा तो ये भी 180 बनेगा, यहां बनाऊंगा तो ये भी 180 बनेगा, यहां बनाऊंगा तो भी 180 बनेगा, कहीं पर भी बनाऊंगा तो सभी जगह पर क्या बनेगा, 180 बनेगा स्ट्रेट लाइन पर। तो इसे मैं क्या बोलता हूं, स्ट्रेट एंगल, यानी कि सरल कोण 180 डिग्री, यानी कि जो थीटा है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब कायदे की बात है, जिस तरह से हम आगे चल रहे हैं तो अगला जो टर्न आएगा वो 180 से ऊपर का आता है, रिफ्लेक्स एंगल, वृहत कोण, प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। तो ये एंगल कैसा होगा भाई, देखो आप समझने की कोशिश करो, ये एंगल हमारे पास क्या होगा, ये बनेगा इस तरह से। ये जो आपको बना, अगर मैं बात करूं, ये जो आपको बन रहा है आउटसाइड में, ये वाला जो मैंने बनाया, इसे मैं क्या बोलूंगा बताइए, रिफ्लेक्स एंगल। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल होगा वो 180 डिग्री से ज्यादा बड़ा होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा। लेकिन ये 270 इसमें नहीं आता, 360 तक चलते अपन, क्योंकि बस 180 से 360, उधर 0 से 90 चलता है, 90 से 180 चलता है भाई। 0 से 90 एक कैटेगरी, 90 दूसरी कैटेगरी, 90 से 180 तीसरी कैटेगरी, 180 चौथे कैटेगरी, 180 से 270 नहीं, 180 से 360 पांचवी कैटेगरी, और पूरा 360 छठी कैटेगरी। ऐसे करके 6 कैटेगरी के एंगल्स बनते हैं हमारे पास, ये पांचवा है। तो मैंने क्या कहा, अगर ये एंगल आपका 180 डिग्री से बड़ा हो, अगर ये 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो तो इसे आप कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि वृहत कोण। और आखिरी जो इस बेसिक 2 में बात करते हैं, पॉइंट एंगल। तो पॉइंट एंगल की बात करें तो वो क्या होगा, कंप्लीट एंगल। जरा मेरे साथ चलिएगा, इस लाइन पर मैं इस जगह पर चला, इस पॉइंट से चला और ये घूम करके मैं इसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो जहां से चला था वहीं घूमकर वापस आ गया। तो इस बार जो थीटा है वो कितना है बताइए, पूरा 360 डिग्री है। तो इसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण, परिपूर्ण कोण, पूरी तरह से 360 का 360 बने, तो इसे हम बोलते हैं आपका छठे कैटेगरी का क्या बताइए, एंगल। ये मैंने आपको बेसिक्स 2 की बात की। अब हम बात करते हैं तीसरा पार्ट। मैंने आपको कितनी पार्ट बताए, 4 पार्ट बताए। तो पहला मैंने पॉइंट से लेकर रे तक में खत्म कर दिया और सारी बातें बताई। दूसरे में मैंने आपको सारे एंगल्स की जानकारी दी, 6 तरह के एंगल्स, और उसके बारे में बात की आपसे। तीसरा, ये जबरदस्त है, बहुत और बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौथा जो होगा उसमें अपन क्या करेंगे, इन सब का एक्सपेरिमेंट कर डालेंगे, एक ही चीज में सारी चीज देखेंगे, आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, आपको एक एक चीज खुलकर समझ में आएगी। लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त और लगेगा, कम से कम 10-15 मिनट। जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि पूरक कोण। मैंने इसको 3 पार्ट में समझाना है। सबसे पहले मैं आपको यह सिखाऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, फिर मैं आपको सप्लीमेंट्री सिखाऊंगा, और फिर जरूरी चीज, फिर मैं आपको बताऊंगा इस कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बीच का आपस का शानदार रिलेशन, जिस पर आधारित अनेकों अनेकों सवाल आए हैं। मैं आपको सवाल भी दिखाऊंगा कि आपके सीजीएल में और बाकी एग्जाम्स में कैसे सवाल बनते हैं, सरल सवाल नहीं बनते। अब इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है अगर इफ सम ऑफ टू एंगल्स, इफ सम ऑफ टू एंगल्स, मैं सरल भाषा में कह रहा हूं, इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर कोई भी दो ऐसे कोण जिनका सम 90 डिग्री हो तो उसे हम क्या बोलते हैं बताइए, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और ये जो 2 एंगल है, 2, मान लीजिए एक का नाम है 1, दूसरे का नाम है 2, तो याद रखना ये 1 का पूरक कोण 2 होगा और 2 का पूरक कोण 1 होगा। अब जरा बोर्ड पे देखिएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स, ये एक राइट एंगल बनाया मैंने। ये क्या बनाया मैंने, एक राइट एंगल बनाया। और अगर मान लीजिए मैं कहीं पर भी, मैं एंगल बाइसेक्टर नहीं कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं मेरी मर्जी से, यहां पर अगर मान लीजिए मैं इसे बोलता हूं θ1 और इसे मैं बोलता हूं θ2, और मेरे को यह पता है कि ये जो θ1 है, अगर मुझे यह पता है कि θ1 और θ2 मिलकर के 90 डिग्री बनते हैं, अगर मुझे यह पता है कि θ1
और थीटा 2, एक मैं रिजल्ट दूंगा अभी आपको, शानदार और जानदार रिजल्ट होगा। आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो चीजों की अगर मैंने बेसिक नहीं बताई और सीधा रिजल्ट दिया तीसरा, तो तकलीफ होगी। जरा देखिए मैंने क्या कहा, इन दोनों एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है, तो मैंने क्या कहा, थीटा 1 और थीटा 2, थीटा 1 और थीटा 2 एक दूसरे के पूरक कोण हैं। एक दूसरे के क्या है बताइए, पूरक कोण है। कौन कौन, थीटा 1 और थीटा 2 एक दूसरे के पूरक कोण है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी को अगर मैं दो अलग अलग ऐसे बना लेता, जैसे देखो ये मैंने एक बना दिया और ये मैंने दूसरा बना दिया, मान लीजिए, और ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। समझने की कोशिश कीजिएगा, मान लीजिएगा कि ये जो बन रहा है ये 48 डिग्री है, मान लो ये 48 डिग्री है और ये मान लो 42 डिग्री है। आप इसकी शेप में बचाना, आप आंकड़ों पर जाना, आपको ये दिख रहा है कि थीटा 1 और थीटा 2 दोनों मिलाकर 90 डिग्री है। अब ये दोनों एंगल यहां पर इस तरह से भी हो सकते हैं, इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मैं आपको बताऊंगा अभी कि दोनों के बीच में कॉमन लाइन है, एडजेसेंट है एक दूसरे के, तो ये एडजेसेंट एंगल्स भी कहलाते हैं। कौन कौन से, ये थीटा 1 और थीटा 2 एडजेसेंट एंगल्स भी कहलाते हैं। अभी हम बहुत तरह के एंगल्स की बात करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर क्या होते हैं, एक्सटीरियर क्या होते हैं, सारी बातें करेंगे आज के सेशन में ही करेंगे। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर आपको टाइम से काम करवाना है तो अपन को सेशंस थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे, टाइमिंग, मेरी बात समझ रहे हो। तो बहुत छोटे छोटे सेशंस नहीं, अपन कोशिश करें डेली बेसिस पर कम से कम 1 घंटे का सेशन तो होना ही चाहिए, तभी काम हो पाएगा। तो आज के सेशन को थोड़ा चलने दो लंबा, ये चारों पॉइंट्स में कवर करूंगा आज। तो देखो, तो ये मैंने एक साथ लिया थीटा 1 और थीटा 2, तो भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, और अलग अलग लिया, अगर मैंने अलग अलग लिया तो भी ये दोनों एक दूसरे के क्या है बताइए, पूरक कोण कहलाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री की परिभाषा तो ये हो गई। अब मैं बात करता हूं आपसे सप्लीमेंट्री के बारे में, जरा ध्यान दीजिएगा। ये दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल्स, जरा सा फर्क है। यहां देखो मैंने क्या लिखा है, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, और मैं अभी क्या लिखने वाला हूं, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 की जगह मैं क्या लिख दूं, 180 डिग्री। देखो सप्लीमेंट्री है, अल्फाबेट में एस क्या 19 नंबर पे आता है, और कॉम्प्लीमेंट्री में सी तीसरे नंबर पे आता है। तो जो छोटा है वो पहले आता होगा, जो बड़ा है वो बाद में आता होगा। याद करने के अपने अपने तरीके हैं। अगर मैं बात करूं, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री बनता है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समपूरक कोण कहलाएंगे। और वहां पूरक कोण था, वो इतना ही था, इसमें ये जुड़ गया। अब जरा देखिएगा बोर्ड पे सबके सब लोग, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पर मैं बनाऊं यहां पर इस तरह से, मैं इसे कह सकता हूं थीटा 1 और मैं इसे कह सकता हूं थीटा 2। और आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन पर, अभी हमने बात की, आज ही स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले जो एंगल है वो 180 डिग्री का होता है। तो यहां क्लियर कट बात है कि जो थीटा 1 है और जो थीटा 2 है, इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री आ रहा है। थीटा 1 और थीटा 2 का सम 180 डिग्री आ रहा है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं कहूंगा कि थीटा 1 और थीटा 2 एक दूसरे के, थीटा 1 और थीटा 2 एक दूसरे के क्या हैं बताइए, सप्लीमेंट्री। एक दूसरे के क्या है बताइए, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब मैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो सिंपल बातों को तो सभी जानते हैं, मेरी ड्यूटी आपको वहां पर अलर्ट करना जहां जहां पर बच्चे गलती भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं गलती कहां होती है, जरा देखिएगा। अगर मैं बात करूं इसी चीज को, यहां पर थोड़ा स्पेस अपन ने कम दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि अगले पेज में अगली शीट आ रही है, अपन इस स्पेस को यूज कर लेते हैं, पिछला खाली है। इधर देखो जरा ध्यान से, अगर मान लीजिए मैं ऐसा करूं, ढंग से समझिएगा, मैं कौन सा एंगल समझा रहा हूं आपको, मैं समझा रहा हूं आपको सप्लीमेंट्री एंगल। अगर मैं ऐसे बात करूं, अगर इस तरह से, जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैंने ऐसे बात की कि ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, और ये थीटा 1 और थीटा 2 मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये जो थीटा 1 है ये मान लो कि 65 डिग्री है, समझिएगा मेरी बात को, और ये 115 डिग्री मान लो एक बार।
तो 115 प्लस 65 तो 180 होता है। तो यहां पर θ1 और θ2 दोनों मिलाकर 180 डिग्री दिख रहे हैं, तो मैं कह दूंगा कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है साहब, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण है। जो मैं बताने वाली बात थी वो ये थी कि ये भी देखो, मैंने आपको इससे पहले जो ये कॉम्प्लीमेंट्री बताया ना, उसमें भी आपको ऐसा बताया था, है ना, कि ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं तो भी हो सकते हैं, और एडजेसेंट एंगल्स हैं, दोनों को जोड़ करके 90 बनता है तो भी बन सकते हैं, तो भी ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ही कहलाएंगे। यहां मैंने आपसे बात जो की उसमें खास बात है वो ये, क्या मैंने क्या लिखा, ये 180 है, ध्यान रखना, 180 डिग्री ऊपर लगा हुआ है। यहां जो मैंने कहा उसमें खास बात क्या है मैं बताता हूं। देखो ये जो एंगल है, ढंग से सुनिएगा, ये जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इस केस के अंदर इसको मैं लीनियर पेयर एंगल्स भी बोल सकता हूं। क्या कह सकता हूं? लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल भी कह सकता हूं, रैखिक कोण भी कह सकता हूं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, रैखिक युग्म कोण भी कह सकता हूं। इसको दोनों बोलते हैं। लेकिन यहां पर यह कॉमन लाइन होना जरूरी है। स्ट्रेट लाइन पर इस तरह से बनेगा, ढंग से सुन लीजिएगा, तो यह सप्लीमेंट्री एंगल भी कहलाएगा और यह लीनियर पेयर एंगल भी कहलाएगा। लेकिन अगर यह ऐसा होगा कि दोनों अलग अलग एंगल्स हैं और दोनों का सम मिलाकर 180 कहलाए, इस केस के अंदर तो याद रखना ये जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल तो कहलाएगा, लेकिन यही एंगल अगर मैं लीनियर पेयर एंगल की बात करूंगा तो नहीं कहलाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है वो सप्लीमेंट्री तो है लेकिन लीनियर पेयर नहीं है, जबकि ये वाला जो पार्ट है वो सॉरी, अगर अपन बात करें, स्पेसिंग थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए अपन ऐसा बना दिया। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो सप्लीमेंट्री भी है और लीनियर पेयर भी है, तो ये वाला सप्लीमेंट्री भी है, लीनियर पेयर भी है, और ये वाला सप्लीमेंट्री तो है लेकिन लीनियर पेयर नहीं है। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब ये वो वाली बात आ गई जो मैं आपको बताना चाह रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये रही। देखो जरा ध्यान से, रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि पूरक कोण और संपूरक कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण के बीच में क्या जबरदस्त रिलेशनशिप है वो जरा सुनने की कोशिश कीजिएगा। जरा बोर्ड पे देखिए, देखो कोई भी एक एंगल है, कोई भी एक एंगल है, उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, यानी कि पूरक कोण होगा, और उसी एंगल का सप्लीमेंट्री कोण भी होगा। बताइए क्या होगा कि नहीं होगा, बताइए जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आपको मैं बताना चाहूंगा, आप कोई भी एंगल मान लीजिए, कुछ भी एंगल मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने एंगल मान लिया 35 डिग्री, पहला केस मैंने एंगल मान लिया 35 डिग्री, तो इस 35 डिग्री को बेस बना करके इधर जो बनेगा वो 55 डिग्री होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 35 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 55 डिग्री है, क्योंकि दोनों का सम 90 आता है। जरा देखिए तो क्या 35 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 55 डिग्री है? बिल्कुल है। अच्छा, दूसरी बात, अब भूल जाओ, इसी नंबर एंगल को आप कॉम्प्लीमेंट्री से नहीं, एंगल को आप सप्लीमेंट्री से कंपेयर करो, तो किसी भी एंगल का अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम 180 आना चाहिए, और 180 आना चाहिए तो 145 डिग्री होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए? 145 डिग्री। तो इस एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो तो 55 डिग्री है, क्योंकि दोनों को मिलाकर 90 होना चाहिए, और इसी एंगल का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो 145 डिग्री है, वो 145 डिग्री है। तो मैं बताना आपको यह चाहता हूं क्या कि आप यहां पर गौर कीजिएगा, एंगल तो ये था, ये इसी का कॉम्प्लीमेंट्री था और इसी का सप्लीमेंट्री था। किसी भी एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, इन दोनों का अंतर हमेशा 90 डिग्री होगा। इनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। वैसे तो सिंपल बात है, क्योंकि मैंने सिंपल तरीके से समझाया भी आपको, बट ये बहुत बार आपके काम आएगा जब ये लैंग्वेज मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम आई हुई बहुत उटपटांग होगी। तो ये तो हमें पता रहता है कि सप्लीमेंट्री क्या होता है, ये तो हमें पता रहता है कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, बट किसी एंगल का सप्लीमेंट्री भी दिया है और कॉम्प्लीमेंट्री भी दिया है, तो उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। यहां पर 3 तरह के एंगल्स हो रहे हैं जो अगर हम देख लें पहले,
तो फिर हम इनको सबको एक साथ बेटर कंपेयर कर पाएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बोला पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फिर मैंने बोला सप्लीमेंट्री एंगल्स, मैंने दोनों को एक साथ लेकर दिखाया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जरा ध्यान दीजिएगा, अभी तो मैं आपको अलग अलग करवा रहा हूं, फिर मैं आपको इन सबको एक साथ लेकर भी बात करूंगा। जरा देखिए, अगर मैं दो स्ट्रेट लाइंस को इस तरह से एक दूसरे को काटूं, यानी कि दो स्ट्रेट लाइंस इस तरह से एक दूसरे से इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो यहां ध्यान दीजिएगा, एक स्ट्रेट लाइन को मैं नाम देता हूं ए बी, दूसरे को मैं नाम देता हूं सी डी, इसको मैं ओ नाम रख लेता हूं। ये वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब मैं यहां बात करूं तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो है वो एंगल 1 रख लेते हैं, ये एंगल 2 रख लेते हैं, यहां जो हम बात करें ये एंगल 3 रख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहां मैं बात करूं तो इसे हम बोल सकते हैं एंगल 4। अगर बात करें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो याद रखिएगा एंगल 1 यहां पर एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 1 और 2 आपस में बराबर होंगे। मैं इसको COB कह सकता हूं, एंगल COB बराबर होगा किसके बताइए, AOD के, एंगल AOD के बराबर होगा। इसी तरह से मैं कह सकता हूं कि एंगल जो 3 है वो बराबर होगा एंगल 4 के, या मैं कह सकता हूं एंगल BOD जो है वो बराबर होगा COA के या AOC के। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसा क्यों होता है उसके बारे में अपन 1 मिनट लगेगा, जरा ध्यान दीजिएगा सारे के सारे लोग। कोई भी एक लाइन को उठा लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए मैं बात करूं, इस लाइन को उठाता हूं, सपोज मैं इस लाइन को, यानी कि ये जो AB है इसकी बात करता हूं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। मान लीजिएगा सपोज कि ये वाला जो एंगल है 4 नंबर, ये थीटा बना साहब। अब चाहो तो ये भी ले सकते थे, जो मर्जी हो ले लो। अगर ये थीटा है तो ये पक्की बात है कि ये 180 माइनस थीटा होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? अगर ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा होगा। अच्छा, अगर मैं इस लाइन को लूं और ये 180 माइनस थीटा है, तो दोनों मिलाकर तो क्या होने चाहिए? अरे भाई दोनों मिलाकर 180 होने चाहिए। तो फिर ये 180 माइनस थीटा, तो ये कितना होना चाहिए? थीटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये थीटा होगा तभी तो 180 माइनस थीटा होगा। और अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जो बिल्कुल आमने सामने है, यानी कि दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को काटें, जिस जगह पर ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके आज ही। और यहां पर जो कोण बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंगल्स। चौथा जरा देखिएगा, एडजेसेंट एंगल्स, आसन्न कोण। ये बहुत कम होता है, पूछा जाए मैंने तो देखा नहीं, लेकिन ये कैटेगरी इसलिए सीखना तो चाहिए हमारे को। अभी मैंने आज आपको बताया था, अगर मैं बात करूं कुछ इस तरह की बात, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, दो एंगल्स जिनमें एक साइड कॉमन हो, ऐसे दो एंगल्स, ऐसे दो क्या बताइए? एंगल्स जिनमें, ऐसे दो एंगल्स जिनमें एक साइड ऐसी है जो क्या है बताइए? कॉमन है। एक साइड अगर कॉमन हो तो फिर हम क्या बोलेंगे उसे? अगर दो ऐसे एंगल्स हैं जिनमें एक साइड, देखो जरा, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये दो एंगल्स हैं जिनमें एक OC नाम की साइड जो है वो कॉमन है। और अगर ये कॉमन साइड है तो फिर ये जो कहलाएंगे दोनों, Q1 और थीटा 1 और थीटा 2, ये दोनों क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। और पांचवी कैटेगरी का जरा देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। इसके बारे में बात करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। जरा ध्यान दीजिएगा सारे के सारे बच्चे, एकांतर कोण की अगर मैं बात करूं तो दुनिया इसको समझाने के लिए सबसे ज्यादा इस जेड का प्रयोग करती है। अभी इस ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाए, बस ये लास्ट है, उसके बाद में अपन दो पैरेलल लाइंस बनाकर एक ट्रांसवर्सल से सारे एंगल्स को डिस्कस कर सकते हैं, ईच एंड एवरी एंगल माइन्यूटली। जरा बोर्ड पे देखिएगा सारे के सारे बच्चे, देखो इस Z की अगर मैं बात करूंगा तो
तो ये एंगल को मैं 1 नाम देता हूं, इस एंगल को मैं 2 नाम देता हूं, इस एंगल को मैं 3 नाम देता हूं और इस एंगल को मैं 4 नाम देता हूं। ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये इंटीरियर ऑल्टर एंगल्स हैं। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, और एंगल 3 बराबर है एंगल किसके बताइए, 4 के। एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 2 के, और एंगल 3 बराबर है किसके, एंगल 4 के। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, इससे क्या बोलेंगे, 1 और 2 को इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये अंदर की तरफ बन रहे हैं और जो बाहर की तरफ बन रहे हैं वो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है, एकांतर कोण। तो यहां पर 1 और 2 आपस में बराबर होंगे और 3 और 4 भी आपस में बराबर होंगे। ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों पैरेलल लाइंस पे एक ट्रांसवर्सल हम इस तरह से देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, देखिए इसी के अंदर मैं Z बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसी के अंदर मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं, Z बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको ऐसे दिखते हैं जैसे एक दूसरे को झांक रहे हो, देख रहे हो। तो इसका नाम अगर मैं 1 रखूं तो उसका नाम 2 होगा, और ये 1 और 2 दोनों जो हैं वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे, यानी कि एकांतर कोण कहलाएंगे। लगभग 1 घंटे की क्लास होने वाली है ये, और मैं जो अगला पार्ट लेना चाहता हूं उसमें कम से कम आधा घंटा लगने वाला है, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं कि मैं आपको 2 पैरेलल लाइंस लेके एक ट्रांसवर्सल बनाऊं और एक नॉन पैरेलल 2 लाइंस लेके ट्रांसवर्सल बनाऊं, और दुनिया की तमाम जितने भी एंगल्स को लेकर के बारीकियां होती है उन सबको डिस्कस करूं, तो मुझे कम से कम 30 से 40 मिनट लगेंगे। इसलिए आज अपन उसको नहीं करते, आज का सेशन अपन यहीं तक रखते हैं, और अगले कल के सेशन की शुरुआत अपन वहीं से करेंगे, और उसके बाद में आपसे एक एक करके ट्रेंगल की सारी बातें, इन सेंटर क्या है, सरकम सेंटर क्या है, ऑर्थो सेंटर क्या है, सेंट्रोइड क्या है, इन चारों के लिए एंगल बाइसेक्टर कैसे काम करता है, मीडियन कैसे काम करती है, और सारी बारीकियां जो कुछ हो सकता है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2 में से एक काम कीजिए। 2 में से एक काम का मतलब, या तो क्लासेस तरीके से और तमीज से पूरी कीजिए, एक क्लास से आखिरी तक रहिए, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। और जैसे आप लोगों ने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ के देखिए। मैंने कम से कम 300 350 सेशंस ले रखे रीजनिंग और मैथ्स के, क्योंकि मैं रीजनिंग और मैथ्स दोनों पढ़ाता हूं। आप देखिए डिवोशन के यूट्यूब चैनल पर। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट है, मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों का लगातार कमेंट से सर पीडीएफ हमें नहीं मिल पा रहा। देखो मैं बताऊं, ये जो कोरोना टाइम चल रहा है तो क्या है कि स्टाफ का अवेलेबिलिटी नहीं हो पाता। अब क्या होता है, मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। वरना पहले क्या होता था कि डेली का डेली पीडीएफ अपडेट होता था। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, आज की डेट में, आज ट्यूसडे, आज ही आपको हाइट एंड डिस्टेंस का पीडीएफ मिल जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी सेशन का पीडीएफ कंप्लीट नहीं है वो भी मिल जाएगा। और आगे से आपको ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, जैसे जैसे सेशन होते जाएंगे, डेली का डेली क्लास खत्म हुई उसके उस दिन आपको डिवोशन का जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर पीडीएफ आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप प्लीज सेशंस को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि सबको फायदा मिलेगा इसका, और मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो मैं भी आगे अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आपके साथ है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।